सर मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, फिर आप अपने बारे में बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, अभी मेरे को भी थोड़ा करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करना है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो यार आज काफी यूजफुल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टैटिस्टिक स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छे अच्छे मतलब डिपार्टमेंट्स और कहाँ कहाँ हम लोग जॉब ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे साथ है मैथ स्टैट्स के फाउंडर संतोष सर। तो अभी ये अपने बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। हेलो सर। जी हेलो। थैंक यू प्रियांशु, आपने इनवाइट किया मुझे। तो मैं आपका चैनल एक्चुअली देखता रहता हूँ, आप काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं मेरा थैंक भी यू सर। शुरू करने का पर्पज़, हम लोग 18-19 में शुरू कर रहे थे कोविड से पहले, तो यही पर्पज़ था कि स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को अवेयर करना कि कैसे क्या हो सकता है, जो आप कर रहे हैं अभी और हम लोग भी कर जी। रहे हैं वैसे। तो मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी है, और जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स के मोस्टली जानते होंगे मुझे, तो बिल्कुल। जनरली मैं अपने बारे में, मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई, 10वीं तक 12वीं तक इवन बिहार से ही हुई है। फिर मैं डीयू में आ गया, डीयू से मैंने मैथ्स ऑनर्स किया, 12 से 15 में मेरा था। फिर मैं 15 में फेल हो गया था, तो 15 से 16 एक्सटेंड हो गया, तो 12 से 16 मेरा ग्रेजुएशन था एक्चुअली। फिर 16 से 18 आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, 18 से 19 फिर ड्रॉप लिया, 19 से 21 आईआईटी बॉम्बे से स्टैट्स में एमएससी किया। फिर 21 से 24 ओके। मेरा 21 से 24 मेरा पीएचडी था आईआईटी खड़गपुर से। फिर 24 से 25 में बीआईटी मेसरा में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 25 से अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। साथ में पार्ट टाइम में अपना कोचिंग 2018 से ही चल रहा है, तो तब से चल रहा है। मतलब 2018 से जैम गेट का चल रहा है, उससे पहले मैं JEE 11-12 पढ़ाता था। फिर उससे भी पहले जाओगे, मतलब 2010 से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मतलब 2010 में मैंने 10th पास किया था, तब से कोचिंग ओके। चल रहा है। फाइनेंशियल पर्पज से मजबूरी थी, तो इसलिए फाइनेंशियल पर्पज से पढ़ाता रहा, तो वो आदत बन गई, तो अभी भी चल रही है। तो ये बेसिकली ओके। पर्सनल हो गया। हाँ ओके सर, तो बहुत ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं रखा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी एजुकेशन करी हुई है, आपने बहुत आईआईटी से पढ़ा हुआ, तीन तीन आईआईटी आपने बता दिया। तो जी। सर आप अभी ये बताइए कि जो बीएससी में स्टूडेंट है, जिनके पास मैथ्स या स्टैट्स है, उनके पास हम लोग गवर्नमेंट जॉब को वो हटा रहे हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह इसको हटा रहे हैं। हम लोग अपने पे बात करेंगे कि जो हम्म। कॉलेज वगैरह के बाद है। तो आप बताइए कि क्या क्या ऑप्शंस है उनके पास, कैरियर ऑप्शंस है बीएससी करने के बाद, आफ्टर बीएससी मैथ और स्टैट्स। हाँ, तो जैसे एक तो बीएससी करके कॉर्पोरेट में भी जॉब मिलते हैं, लेकिन छोटे-मोटे जॉब मिलेंगे जो आपको 15, 20, 25 हज़ार रुपए देगा, है ना? ऐसे हम्म। जॉब हैं जो डेटा एंट्री हाँ जी। ऑपरेटर या कुछ इस तरह के, जो थोड़े बहुत स्टैटिस्टिकल रोल के लिए। तो कुछ बच्चे मेरे यहाँ भी थे कॉलेज में, चूँकि मैं जब डीयू में था, तो वहाँ लोग देखे यूजी करके विप्रो, कुछ लोगों ने जॉइन किया और डिफरेंट कॉर्पोरेट जॉइन किया था जस्ट बीएससी करके। तो वैसे हाँ भी है, तो जी। कुछ अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे हो सकती हैं, जो आप, मुझे लगता है कॉलेज तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाती है यूजी के बाद प्लेसमेंट, तो आपको एक्सटर्नली ट्राई करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत है। उसके बाद हम्म। जैसे आप तो जानते ही हैं, जैसे चूँकि आप इतने हैं ना इस फील्ड में हैं, तो वही ऑप्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के। जैसे एक तो कॉर्पोरेट का हो गया, अगर आप जा पाएँगे तो। दूसरा हाँ जी। आईएसएस का है, यूजी वाले एलिजिबल हैं। अभी हम्म। आरबीआई में यूजी 3 ईयर वाले एलिजिबल तो नहीं है, यूजी 4 ईयर वाले एलिजिबल हैं। या फिर ओके। आरबीआई जो ओके। डीएसआईएम का एग्ज़ाम है ना? हाँ तो जी। हाँ जी। उसमें यूजी 4 ईयर या फिर आपका 3+2 पीजी के बाद आप एलिजिबल हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के ओके। लिए पर्टिकुलरली बच्चे। आरबीआई डीएसआईएम के मैं भी कराता हूँ और दूसरे कोचिंग के साथ भी करा रहा हूँ। तो वो हम्म। उसमें डीएसआईएम के लिए अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। डीएसआईएम में थोड़ा-सा अगर बताऊँ, तो उसमें एग्ज़ैक्ट 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, प्लस आपको रहने का मिलेगा, ऐसा है। सो ये हम्म। सैलरी है, और अच्छी खासी कॉर्पोरेट वाली काम आपको आरबीआई के लिए करना है। फिर तो एक हो गया आईएसएस है, आरबीआई है, कॉर्पोरेट है। बाकी थोड़े बहुत जो आप कह रहे हैं, जैसे एसएससी में जो भी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ये सब थोड़ा-सा है। तो मेनली मुझे यही लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है, नहीं तो अपना कुछ आप आगे फर्दर यूजी के बाद पीजी कीजिए, पीएचडी कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, तो ये एक ऑप्शन है। हम्म। तो सर मैं थोड़ा सा आईआईटी जैम और गेट पे आऊंगा, जी। क्योंकि आप अभी कराते भी हैं, प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो आईआईटी जैम और गेट के बारे में हल्का सा बताइए कि उसके बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वैसे तो अगर जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अगर जो न्यू स्टूडेंट होंगे, अभी बीएससी में होंगे, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आप हाँ, थोड़ा आईआईटी जैम गेट के बारे में बताइए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन। और एटलीस्ट जो बच्चे फर्स्ट ईयर में या 12th कर रहे हैं, बाद में स्टैटिस्टिक्स में आएँगे, तो आपका वीडियो तो लॉन्ग रन में यूट्यूब पे रहेगा, तो बाद के हम्म। बच्चों को भी हेल्प करेगा, है ना? तो ये जी चीज़ें जी। हैं। तो जैम एक्चुअली एग्ज़ाम 2005 में स्टार्ट हुआ था आईआईटीज़ के द्वारा। इनका पर्पज़ था, आईआईटी से एमएससी प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन्होंने। तो हम्म। उसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स भी एक प्रोग्राम है। तो
इनिशियली तो जैसे आईआईटी बॉम्बे और खड़गपुर और कानपुर का, खड़गपुर में भी एमएससी स्टैट्स था 2005 टू 7, ओके 2006 टू 8, 2 सेशन चला था जस्ट वहाँ पे। फिर वो ओके। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो बंद हो गया है ना, तो वैसा था। उसके बाद फिर खड़गपुर बंद हो गया, तो अभी आपके पास जैम, एक्चुअली मेन पर्पस क्या है जैम का, मास्टर्स कराना स्टैटिस्टिक्स में, मतलब अगर आप जैम एमएस दे रहे हो तो। अब तो हम्म इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन खुल गया, आप कानपुर में ही है तो आपको ये भी पता होगा कि अब आईआईटी कानपुर से एमएससी इकोनॉमिक्स में बच्चा कर सकता है जैम एमएस दे के। इस बार वो ऑप्शन है, 24 सीट्स हैं आई थिंक, 24 या 16 सीट्स हैं, तो वैसा 16। है ना, तो 16 आई थिंक है। तो मतलब इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन अब खोल दिया कि जो बच्चे जैम एमएस दे रहे हैं आप इकोनॉमिक्स में एमएससी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू एक कॉर्पोरेट जाने का आपके लिए दरवाजा खुल जाता है, जो कि हम्म। थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, बट मोस्टली कर लेते हैं, 70-80% बच्चे तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, या बिल्कुल इंटरनली या एक्सटर्नली कर लेते हैं। तो जैम एग्जाम का मेन पर्पस यही है, या तो फिर आप आगे एक तो आईआईटी से जब आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, भले आईआईटी में भले आप स्ट्रगल करते हैं 2 साल, लेकिन जब आप फाइनली निकलते हैं तो आपको एक लगता है आपने कुछ किया है, क्योंकि हमने भी वो बिल्कुल स्ट्रगल किया है, आप भी वो किए हैं, और सब करते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको लगता है एकदम निचोड़ देता है पूरा, तो वैसा बिल्कुल बिल्कुल है सर, ना। एकदम सही बात तो सर बोल दिया आप। बिल्कुल। है ना, तो तो लेकिन जब बाहर हम निकलेंगे तो उसकी एक अलग वैल्यू, आपकी रेस्पेक्ट मार्केट में ज्यादा रहेगा कि आपने आईआईटी से मास्टर्स भी इवन किया, तो भी अच्छा है। तो दो ऑप्शन अभी मैं समराइज करूं तो एक तो कॉर्पोरेट का रास्ता है और एक हायर एजुकेशन का रास्ता है। हम्म। तो सर अभी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हल्का सा डिटेल में थोड़ा समझेंगे, उसके जी बाद आईएसएस के बारे में समझेंगे। तो आरबीआई के लिए मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, तो आप आरबीआई के बारे में थोड़ा बताइए हल्का सा डिटेल में। हाँ, सो आरबीआई डीएसआईएम के नाम से होता है एग्जाम, हम्म जिसमें सीटें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे कभी 10, कभी 11, कभी 24, है ना, ऐसा रहा है, तो 1 साल हम्म का रहता है। इसमें हम्म आरबीआई में जो है ना, मेनली आपको जो कॉर्पोरेट के लिए आप काम करते हैं, डेटा एनालिसिस हो गया, हम्म एस्टिमेशन हो गया, या जो जितने आरबीआई के डेटा है उसको एनालाइज करके उनको बताना कि उसके अकॉर्डिंग आगे आरबीआई की पॉलिसी मेकिंग होगी। तो इसमें मेनली जो कॉर्पोरेट वाले जो काम जो आप कॉर्पोरेट के लिए करते हैं वही आरबीआई के लिए करना है आपको। तो आरबीआई हम्म डीएसआईएम में क्या होता है, मेनली इनका अगर आप सिलेबस देखेंगे इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, पहले सिर्फ स्टैटिस्टिक्स था, अभी इन्होंने डेटा साइंस के भी सब्जेक्ट काफी ऐड कर दिए हैं। तो ओके। हाँ, जैसे उसमें जैसे डेटा वेयरहाउस मैनेजमेंट है और मशीन हम्म। लर्निंग है, एआई है, ये सब ऐड हो गया है। बाकी सिलेबस अच्छा। आप देख सकते हैं, टाइम सीरीज है, इकोनोमेट्रिक है, इन्फेरेंस है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स है, और प्लस डेटा साइंस भी है, मतलब 9 डिफरेंट पार्ट में उन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, तो बहुत वास्ट सिलेबस है एक्चुअली। मतलब सिलेबस ओके। आप देखेंगे तो आईएसएस के थोड़ा ज्यादा ही है, आईएसएस जैसा ही है, तो वैसा आईएसएस से ज्यादा ही सिलेबस हेवी है आरबीआई का। लेकिन उसमें हम्म अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था आपको सैलरी का, तो वो एक बहुत अच्छा, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मतलब जो मेरे क्लासमेट थे पहले, वो हैं सीनियर थे, वो भी हैं, तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। और उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको, जैसे इसमें मेनली एक गवर्नमेंट पे स्केल जनरली फॉलो नहीं करते ये लोग, जनरली जैसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेवल 10 से स्टार्ट करते हैं, लेवल 10 पे हम्म। इनिशियल सैलरी 1 लाख के आसपास होती है सब मिला के। तो इनका क्या है कि ओके। ये आपको 1.5 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी, प्लस एचआरए मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो उसका चूंकि मुंबई में रहना पड़ता है, तो आई थिंक उसका 28% या 30% के आसपास आपको श्योर नहीं हूँ, अरबी में लिखा है, मतलब 28 या 30 हाँ या हाँ। 35 है, जो भी 30% लगा लेते हैं, तो 30% right। सैलरी का आपको एचआरए मिलता है एक्चुअली। तो अराउंड आपकी सैलरी 2.25 लाख के आसपास हो जाती है अगर आप घर नहीं लेते हैं। ओ, तो ये एक अच्छी सैलरी है, एक इनिशियल कोई मास्टर्स किया हुआ स्टूडेंट ज्वाइन करता है और आपको 1.5 लाख 2.25 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, तो ये एक अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी है। प्लस आपके पास एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आप बैंक के लिए काम करते हैं, आरबीआई के लिए। और मैं ये भी देखता हूँ कई लोगों को कुछ साल आरबीआई में जॉब करते हैं, फिर आप फॉरेन के जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है या डिफरेंट जो फॉरेन के बैंक्स हैं, वो आपको कई बार ऑफर देती है डबल ट्रिपल फोर्थ सैलरी पे, और बच्चा वहां स्विच कर जाता है। तो ऐसे भी हैं कि दूसरी, या प्राइवेट बैंक वाले आपको ऑफर दे देते हैं अच्छी सैलरी, तो वहां आप स्विच कर जाते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे करते हैं, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए ही है। अभी इस बारे में ओपन कर दिया, पहले रिस्ट्रिक्टेड था कि सिर्फ स्टैट्स वाले कर सकते थे, अब उन्होंने ओपन कर दिया, स्टैट्स वाले, मैथ्स वाले, डेटा साइंस वाले, सबके लिए ओपन कर दिया एक्चुअली इस बार। ओके तो ये है। ओके। सर थोड़ा आईएसएस के बारे में आप एक्सप्लेन करें, आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। नहीं, आईएसएस जैसे सब लोग जानते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, ग्रुप ए सर्विस है। जितने यूपीएससी एग्जाम कराती है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस है, जैसे सिविल सर्विसेज का चूंकि ज्यादा क्रेज है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग वाला काम है, तो वैसे ही जो हम्म स्टैटिस्टिकल रिलेटेड मैटर्स हैं, जो मिनिस्ट्री हम्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है मोस्टली, तो वो हम्म एक्चुअली जो सबसे मतलब आप स्टैटिस्टिक्स जो जितने जॉब्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाएंगे आप इसके थ्रू।
मतलब आईएसएस देके, नाइस। हाँ कोई और एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं तो मतलब जो टॉप पोजीशन आपको मिलेगी इनिशियल लेवल पे वो आईएसएस है, कि आप सीधा है ना टॉप पोजीशन पे जाएंगे। आई थिंक वो डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं इनिशियली, शुरू में ही। तो उस पोजीशन ओके। पे आप जाते हैं। तो ये मतलब स्टैटिस्टिक्स फील्ड में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में ये हाईएस्ट लेवल की जॉब है। और इसमें सारे हम्म। पर्क्स जो आपके फायदे हैं वो बिल्कुल वही जो सिविल सर्विसेज वालों को मिलता है वही मिलेगा। सेम सैलरी है, सेम बेनिफिट है। बस काम आपका ये है कि आपको पॉलिसी को एनालाइज करना है, उसको गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सजेशन देना है, या जो भी सर्वे हो रहा है उस सर्वे में आपको पार्टिसिपेट करना है, जो भी सेंसस हो रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आप लीड रोल में रहेंगे स्टैटिस्टिक्स के, जो भी काम है उसमें आपको काम दिया जाएगा। देन आपके अंदर जो जेएस और ये सब होते हैं उनके अंडर काम करते हैं, तो आप मतलब लीडर होंगे इस फील्ड में। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और है ना टॉप मतलब हाईएस्ट ग्रेड की एक ग्रुप की जॉब है एक्चुअली। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो अभी मास्टर्स के बाद पीएचडी के बाद वापस से वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते होंगे, तो उसकी जर्नी को थोड़ा बताइए। हाँ, तो ये भी आपने अच्छा कर रहे हैं ना, मतलब जैम डिस्कस किया हमने, आरबीआई डिस्कस किया, आईएसएस है, और एक ये भी अपॉर्चुनिटी है जैसे आपने मास्टर्स किया, या कई लोग, मैंने हम्म। भी आईआईटी से मास्टर्स किया लेकिन मुझे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे था कि एकेडमिक में ही जाना है। तो एक तो आईआईटी से, जैसे मैं बताता हूँ, मेरा प्लेसमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी में, एमएससी के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। आईआईटी बॉम्बे में कई यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे थापड़ इंस्टीट्यूट उस टाइम आई थी। मेरा ओके। प्लेसमेंट हुआ था शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, सोआ यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी ओके। आए थे वो लोग, मास्टर स्टूडेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर रोल के लिए रिक्रूट कर रहे थे। तो मैंने अप्लाई ओ। किया था और मेरा हुआ था, मैं ज्वाइन भी किया था, मैं वहाँ 7-8 महीने काम भी किया। फिर मैं पीएचडी में गया था उसके बाद। तो एक तो ये प्राइवेट सेक्टर, एमएससी के प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं कई बार एमएससी के बाद भी लेती हैं आपकी आईआईटी की डिग्री पे, क्योंकि आपने आईआईटी से एमएससी किया स्टैट्स में, तो आपको असिस्टेंट हम्म। प्रोफेसर रोल के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको रिक्रूट कर लेते हैं वो मास्टर के बेस पे ही। एक तो ये है। दूसरा, आप अगर पीएचडी के तरफ जाते हैं तो आप पीएचडी के लिए, जैसे कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं आपके कानपुर से ही, जैसे जो सीनियर्स आपके रहे होंगे देवरगया या ये सब, वो हमारा स्टूडेंट हम्म। रहा है जैम में, देवरगया जेना और है ना ये सब। तो हम लोग उस समय पढ़ाए थे बहुत पहले, 21 20 21 में। तो वैसा है ये लोग, या और भी बच्चे को मैं जानता हूँ जो कानपुर से सीधा फॉरेन में पोस्ट डॉक पीएचडी के लिए गए हैं, है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। इवन मेरे जो क्लासमेट्स हैं, सीनियर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, या यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरोलिना, है ना, या अ, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वो लोग गए हैं एमएससी स्टैट्स करके, बॉम्बे या कानपुर से। तो एक तो रास्ता आपके पास पीएचडी इंडिया में, आप आईआईटी ज्वाइन कर सकते हैं, एक फॉरेन जा सकते हैं। पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, या इन बिटवीन पीएचडी के दौरान भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में जो एलिजिबिलिटी है वो है एमएससी प्लस नेट। मतलब आपके पास एमएससी है तो नेट क्वालिफाइड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप उनको लगता है कि आप मतलब डिजर्व करते हैं, तो यू कैन गेट, मतलब आप एलिजिबल हैं। जैसे मैंने जब ज्वाइन हम्म। किया था बीआईटी मेसरा, तो मेरा पीएचडी चल ही रहा था, मैंने अप्रैल 2024 में ज्वाइन कर लिया था, और मैंने पीएचडी सबमिट किया था अगस्त 2024 में। वैसा है। तो इन बिटवीन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के दौरान भी आपका नेट क्वालिफाई है तो बीच में भी लोग रिक्रूट कर लेते हैं। देन आप पीएचडी सबमिट करो, पीएचडी आपकी चलती रहेगी। तो बाकी पीएचडी करके भी कर सकते हो, पीएचडी से पहले भी आप जॉब कर सकते हैं, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। जो करना हम्म। चाहे तो आप अप्लाई करते रहिए, बीच में जॉब हो जाता है तो आप पीएचडी को विड्रॉल ले सकते हो, पीएचडी चलती रहेगी, नहीं पीएचडी खत्म हो जाए। जैसे मान लो, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ इसी वजह से, एक सविता पारीक है, आप उनको सर्च करना, बहुत ओके। आपको सीखने को मिलेगा। सविता पारीक है, वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी की हैं स्टैट्स में, अभी वो ओके। एमआईटी से पोस्ट डॉक कर रही हैं। लेकिन इनका जर्नी थोड़ा इंस्पायरिंग है हमारे आपके लिए भी, क्योंकि इनकी वजह ये है, आप लिंक्डइन में देखना उनका प्रोफाइल। तो ओके सर। क्योंकि मैं जब एमएससी कर रहा था तो वो उस समय टीए थी हमारी पीएचडी में, मतलब वो पीएचडी ओके। कर रही थी, वो मेरी टीए थी, हम एमएससी कर रहे थे। तो उस दौरान हम्म। तो उनका क्या जर्नी हम्म। रहा, उन्होंने जैसे बेसिक बनस्थली विद्यापीठ जो राजस्थान में, वहां से हाँ। यूजी और पीजी किया उन्होंने, दोनों वहीं से। और उसके ओके। बाद फिर आईआईटी बॉम्बे उन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया। पीएचडी के ओके। दौरान उनका आरबीआई में जॉब हो गया, जो हम डीएसआईएम की बात कर रहा था मैं। हाँ। तो हम्म। 2023 में आई थिंक उन्होंने, 22 में या 23 में उन्होंने क्वालिफाई, 2022 में शायद, 2022 में उन्होंने आरबीआई डीएसआईएम क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी चलते था, तो उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली और पीएचडी कंटिन्यू था उनका। फिर उन्होंने अभी शायद 24 या 25 में आई थिंक उन्होंने पीएचडी सबमिट किया है। फिर वो आरबीआई से, मुझे लगता है उन्होंने वो लीव होता है एजुकेशन लीव, वो लेके अभी हम्म। वो एमआईटी से पोस्ट डॉक कर रही है। एमआईटी जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो वहां से हम्म। वो पोस्ट डॉक कर रही हैं। तो ये बस ओके। ये है कि मतलब आप इस तरह से करियर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन बिटवीन जॉब अगर हो जाता है पीएचडी में, जैसे आरबीआई का उनका हो गया, आप मान लो हम्म। आईएसएस निकाल लेते हो इन बिटवीन पीएचडी करते हुए, तो यू कैन ज्वाइन आईएसएस, पीएचडी भी आपकी चलती रहेगी, पीएचडी रुकेगी नहीं, ओके। कंटिन्यू रहेगी। हाँ,
पीएचडी छोड़ना नहीं है आपको, मतलब पीएचडी आपकी चलती रहेगी, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अलाउ करती है, बस आपका फेलोशिप बंद हो जाएगा क्योंकि आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, तो पैसा आपको जॉब से आएगा। बाकी आपकी पीएचडी कंटिन्यू होगी, आप जहां पे हो वहीं से रिसर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। तो वैसा है, तो ये कर सकते, जैसे वो सविता का एग्जांपल दिया मैंने, उनका वो भी हैं, मैं भी था, और भी लोग हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो इस तरह किए हैं कि बीच में जॉब ज्वाइन कर ली एंड पीएचडी उनका चल रहा था, है ना। जैसे एक हाँ और जी। एग्जांपल अर्जुन लकड़ा का मैं बता रहा हूँ, वो आईआईटी दिल्ली में मेरा क्लासमेट था 16 से 18 में, फिर 18 में उसने ज्वाइन किया आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी, खड़गपुर में पीएचडी, फिर उसका 20 में जॉब लग गया ओके राज यूनिवर्सिटी में, तो वो 20 में ही ओके ज्वाइन कर ओके। लिया जॉब, और अभी उसका पीएचडी अब सबमिट हो रहा है, अभी उसका मतलब डिफेंस है कुछ दिनों में, तो अभी वो कंप्लीट कर रहा है पीएचडी। तो वैसा है, तो ओके इन बिटवीन आपको हो जाता है, तो आप पीएचडी और जॉब एक साथ कर सकते हैं। बाकी ओके। पीएचडी जैसे जॉब जब आप पीएचडी के बाद ज्वाइन करेंगे तो सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। जैसे गवर्नमेंट में एक लेवल होता है, जैसे आप देखेंगे ना सैलरी का, तो कई जगह हाँ जी। एडवर्टाइजमेंट, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो कुछ जगह लिखा होगा लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12, इस तरह से एक गवर्नमेंट ने पे स्केल फिक्स कर रखा है कि आप किस लेवल पे ज्वाइन करेंगे। तो इनिशियली आप अगर एमएससी के बाद ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 पे होता है, पीएचडी के बाद भी ओके। लेवल 10 पे होता है, लेकिन थोड़े सैलरी उसमें एक रेंज है, तो थोड़ी सैलरी आपकी ज्यादा होगी। तो इनिशियली जब आप पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो सैलरी लेवल 10 पे आप देखेंगे तो बेसिक सैलरी सबसे मिनिमम जो है 57,700 है। तो ये बेसिक ओके। सैलरी एक्चुअली, इसके अलावा टीए डीए एचआरए है, तो ये सब ओ। मिला के वो 1 लाख हो जाता है, ठीक है ना। समझ तो वैसा गया। है, हाँ। बेसिक बेसिक पे 57,700 लिखा रहेगा, बट वो सब अच्छा। ऐड करके पर्क्स जो भी गवर्नमेंट के वो ऐड होके अराउंड 1,90,000 से 1 लाख के बीच में बनता है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है। और ये जिन लोगों के लिए, जो लोग एकेडमिक में इंटरेस्टेड है, जिनको टीचिंग अच्छा लगता है, रिसर्च अच्छा लगता है, तो यहाँ 3 काम है असिस्टेंट प्रोफेसर में। लोगों को जनरली लगता है सिर्फ पढ़ाना है, नहीं, जैसे आप तो आईआईटी में रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पे सिर्फ लोग रिसर्च खूब करते हैं, मतलब उनका काम है, वरना उनका प्रमोशन नहीं होगा। आप टीचिंग के साथ रिसर्च नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। तो टीचिंग एक बिल्कुल। काम हुआ, दूसरा रिसर्च हुआ, तीसरा काम होता है प्रोजेक्ट पे काम करना है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जो या तो ओके। कॉर्पोरेट से आप लेके आइए, या गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आप काम कीजिए, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को पैसे देती है उसके बदले। तो उसके लिए आप जानते होंगे प्रोजेक्ट फेलो, कई बार जेआरएफ प्रोजेक्ट फेलो हायर करते हैं लोग, प्रोफेसर लोग। तो ये मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 काम है, एक तो आपको टीचिंग करना है, दूसरा रिसर्च करना है, तीसरा प्रोजेक्ट लाना है इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। ये है। ओ नाइस सर, काफी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। वो जो हाँ। ज्वाइन करने वाला है कि आप अगर आईएसएस ज्वाइन करते हो तो आपका हम्म। पीएचडी कंटिन्यू रहेगा, ये काफी अच्छी। तो सर आपके ये जो कोचिंग के पीछे का क्या सीन रहा? आपने मतलब स्टैट्स की ही कोचिंग खोली, और आपने मैथ से बताया कि आपने मैथ से कर रखा है, तो हाँ, आप स्टैट्स में कैसे हैं? लाइक ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। और बिल्कुल फिर आपने बिल्कुल। कोचिंग खोली है और अभी काफी स्टूडेंट को मतलब पढ़ा रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो जैसे मेरा बैकग्राउंड, मैं बिहार से हूँ, बिहार आप जानते हैं गरीब राज्य है, तो मैं भी उन्हीं बिहार से हूँ, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी ठीक नहीं थी, तो समहाउ मैं 10th तक तो पढ़ लिया। 11th 12th मैं पटना से किया, मतलब जेडबल तैयारी कर रहा था, लेकिन जेडबल में हुआ नहीं, तो फिर अब करे क्या, तो बैकअप ऑप्शन, मतलब आईआईटी में जा नहीं पाए, तो बैकअप ऑप्शन हम्म बीएससी बचता है। तो पढ़ने में चूंकि तेज थे, तो डीयू में अप्लाई कर दिए, मैथ्स ऑनर्स मिल भी गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैंने मैथ्स हम्म। ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। तब मुझे नहीं पता था ओके स्टैट्स भी कुछ होता है ना, तो मुझे नहीं पता ओके। कि स्टैटिस्टिक्स कुछ होता है। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, हो गया। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स करते रहे, फिर बीच में जो लास्ट के 3rd ईयर में जब ये जैसे ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, ये सब आया, हम्म प्योर मैथमेटिक्स, फिर ये लीनियर हम्म अलजेब्रा में एडवांस लीनियर अलजेब्रा जो टर्म्स आया, तो ये सब थोड़ा हवा मतलब मतलब समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, प्योर मैथमेटिक्स। और तभी मैं हम्म। कोचिंग पढ़ाता था, मैं जब दिल्ली आया था तभी मैं कोचिंग पढ़ाता था, जब पटना आया था तभी ट्यूशन पढ़ाता था। तो मेरा ट्यूशन ओके जर्नी शुरू हुआ 2010 से, जब मैं गांव से पटना आया। तो मेरा ये था कि घर ओके। वालों से पैसे नहीं लेने, मतलब बर्डन नहीं बनना उन पे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं तब से ही 10वीं के बाद से ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अपना खर्चा निकाल रहा हूँ समहाउ, ऐसा चल रहा है। तो 2 साल 11th 12th पटना में किए, फिर उसके बाद दिल्ली आ गए 2012 में, 12 से 15 ग्रेजुएशन था। तो चूंकि कोचिंग में बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया, मतलब जैसे उस समय मैट्रिक्स प्लस एक कोचिंग है जीटीबी नगर दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस डीयू जो है ओके वहीं पे, तो वहीं पे मैं ओके। पढ़ाता था, शाम को 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक डेली, चाहे एग्जाम हो तब भी। तो मेरा पढ़ाई और कॉलेज दिन में मेरा 8 से 3 बजे तक होता था जनरली। तो मैं सुबह कॉलेज गया, कॉलेज से कोचिंग, कोचिंग से रात को सोए, फिर कॉलेज। तो सेल्फ स्टडी में कर नहीं पा रहा था ज्यादा, तो इस चक्कर में मैं 3rd ईयर में जाके फाइनली फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, ग्रुप थ्योरी में ही फेल हो गया। तो फिर मेरा 3 ईयर की बीएससी 4th ईयर में चली गई, है ना। तो मतलब वो एक्सटेंड होकर 4th ईयर की हो गई एक्चुअली। तो वैसा था। फिर भी जैम दिए, फिर क्लियर किया उस पेपर को, फिर जैम दिया। और उस दौरान भी मैं कैरियर एंडेवर में जॉब करता था। तब जब मैं फेल हो गया था,
तो उस दौरान मतलब जब जैम मेरा निकल गया एक्चुअली 2016 में मैंने जब आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया, तब उस टाइम मैं हम्म। कैरियर एंडेवर कोचिंग ज्वाइन कर लिया, जो दिल्ली में ही है, जीटीवी नगर में कैरियर एंडेवर एकेडमी। तो वहाँ ओके। मैथमेटिक्स फैकल्टी के तौर पे जैम मैथमेटिक्स के लिए पढ़ाने लगा। लेकिन जब आईआईटी दिल्ली गया तो वहाँ भी पहले सेमेस्टर में ठीक था, फिर वहाँ देखा एकदम मैथमेटिक्स बहुत प्योर मैथमेटिक्स, मतलब इमेजिनेशन है और थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, और वो मुझे हवा लग नहीं रहा था। अब चूंकि डिग्री ज्वाइन कर लिए थे तो सोचे अब कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो बिल्कुल। समहाउ खींच के फिर दिल्ली में मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, जैसे मैं 8 से 12 आईआईटी दिल्ली में क्लास करता था। जैसे आप जानते हैं कि हम्म। फर्स्ट हाफ में थ्योरी क्लास होती है, सेकंड हाफ में ट्यूटोरियल होता है ज़्यादातर आईआईटी में, है ना, ट्यूटोरियल क्लासेस या लैब्स होती हैं। तो मैं सब छोड़ देता था, मतलब ऐसा था कि मुझे बस मजा आता नहीं था, तो सेकंड हाफ की सारी क्लासेस मैंने बंक की है आईआईटी में दिल्ली में। तो 8 से 12 की क्लासेस मैंने अटेंड की, 12 बजे हम्म। नहा धो के निकला, 2 से 5 मैं कैरियर में जॉब करता था, 2 से 5 या 2 से 6, और फिर 6 से 9-10 बजे तक मैट्रिक्स प्लस में। तो एमएससी के दौरान मैंने 2-2 कोचिंग मतलब पढ़ाए हैं, मतलब पैसे कमाने का नशा हो गया था समझिए, वैसा था। तो एमएससी के साथ साथ मैं 1 लाख 1.5 लाख महीने का कमा रहा हूँ एमएससी करते हुए। तो वैसा नशा हो गया था, पढ़ाई में ज़्यादा मजा मिला रहा था, ना मजा आ रहा था और ना मन कर रहा था। फिर समहाउ पास करके मैं आईआईटी दिल्ली में कंप्लीट किया, मेरा एग्जैक्ट 6 सीजीपीए है, तो मैं बाउंड्री पे था, मतलब क्लास का बॉटम बच्चा था मैं, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट परफॉर्मर था मैं क्लास का, वैसा। लेकिन डिग्री मिल गया, कन्वोकेशन हुआ, डिग्री मिली, सब हो गया। फिर लगा अब क्या करेंगे, तो 1 साल कोचिंग पढ़ाया 18 से 19 में, फुल टाइम कैरियर एंडेवर में ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने 9 से 5 कैरियर अच्छा। एंडेवर, 9 से 5 कैरियर एंडेवर और 5 से 9 हाँ। मैट्रिक्स प्लस। तो मतलब सुबह 9 ओ। से रात 9 तक डेली 1 साल में पढ़ा रहा हूँ। फिर मुझे उस समय आया कि भाई ऐसी कब तक जिंदगी चलेगी, मतलब अभी तो चलो यंग है, उस समय एज मेरी 20-21-22 साल थी, 22-23 साल, तो ठीक है तब तक चला लूंगा मैं, 22-23-24 साल में चल जाएगा। लेकिन अब लगा कि ऐसी जिंदगी तो नहीं काट पाऊंगा मैं, फिर लगा नहीं ये नहीं कर सकता मैं जिंदगी भर के, मैं 12-12 घंटे डेली मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो ये अभी हम्म। यंग है ना, मतलब 20-25 साल के हैं तो चल रहा है, लेकिन जब मैं 40-50 का हो जाऊँ क्या मैं ये करियर देखता हूँ, फिर लगा नहीं आई कैन नॉट डू दिस। उस टाइम में 1.5 लाख महीने का अराउंड कमा रहा था दोनों कोचिंग से मिला के, तो मुझे लगा कि नहीं ओके। आई कैन नॉट डू दिस। फिर मार्च 2019 में, फरवरी 2019 में जैम का एग्जाम दिया, हम्म। फिर 31 मार्च 2019 को मैं बॉम्बे चला गया। तब तक जैम का रिजल्ट आ चुका था, मेरा 17 रैंक था जैम में, तो मुझे श्योर था कि बॉम्बे मिलेगा ही, तो मैं बॉम्बे चला गया। 31 मार्च को ट्रेन पकड़ा दिल्ली से, 1 अप्रैल को मैं बॉम्बे 2019 में पहुंच गया। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं इतना पैसा उसा छोड़ छाड़ के, मतलब बाइक था मेरे पास दिल्ली में, बाइक लेके ही चला गया मैं। और वहाँ मेरा चूंकि दोस्त एक पहले से ही था, राजेश था, जो आईआईटी, जब मैं दिल्ली में एडमिशन लिया था तो वो बॉम्बे में आईआईटी बॉम्बे से एमएससी किया था, वो कैंपस में ही रहता था राजेश, और मतलब मेरा डीयू में क्लासमेट था वो, डीयू हम्म। में, तो वो बॉम्बे ज्वाइन अ, किया, मैं दिल्ली ज्वाइन किया, तो मैं जानता था उसको। तो मैं उसको फोन किया कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, मुझे रहने का कुछ जुगाड़ कर देना, क्योंकि मैं बॉम्बे कभी गया नहीं था। तो बोला ठीक है आ कुछ हो जाएगा, तो वैसा है, फिर मैं बाइक लेके ट्रेन से और मैं चला गया, 1 अप्रैल को पहुंचा। फिर वहां के मतलब एक्चुअली आपने मेन क्वेश्चन यहीं पे है कि जो आपने एक्चुअली पूछा था स्टैट्स में गया कैसे, तो इसका आंसर यहीं हाँ पे हाँ आया हाँ, कि मुझे बिल्कुल वो बिल्कुल कोचिंग वाली बिल्कुल। लाइफ नहीं बितानी थी, और मैथ्स मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो हाँ, मुझे लगा समझ मैं गया। करूँ क्या लाइफ में, मतलब मैथ्स मुझे अच्छा लग नहीं रहा, कोचिंग मुझे पढ़ाना नहीं है लाइफ टाइम, और यूपीएससी में इतना ज्यादा रिस्क है कि मैं उतना रिस्क ले नहीं सकता था। मन था कि आईएएस करते हैं, मतलब अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करते हैं, बिहार से थे, तो हाँ, ऐसे ही लोग पुश करते रहते हैं गांव वाले कि भाई तुम इतना तेज हो, आईएएस निकाल लोगे, करो। तो लगा कर सकते हैं, शुरू भी किए थे थोड़े दिन। बिल्कुल। फिर लगा कि जितना ज्यादा कंपटीशन है और जितना रिस्क है उतना रिस्क मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, कि नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर मैं सोचा कि चलो अब स्टैट्स में एमएससी करते हैं। फिर जैम एमएस का फॉर्म भरे, दिए, है ना। उसके बाद हम्म। फिर जाके गए, उसके बाद हम वहां जाके स्ट्रगल करना शुरू किया, बॉम्बे में कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट था, मतलब मुझे खुद ही करना था। और बॉम्बे में कोचिंग्स नहीं है एक्चुअली, मतलब बॉम्बे एक्चुअली कॉर्पोरेट का मार्केट है, वहाँ कोचिंग है नहीं। दिल्ली में कोचिंग का बहुत बड़ा मार्केट है, आप 11 12 9 10 6 7 पढ़ा के भी अच्छा खासा कमा सकते हो दिल्ली में। बॉम्बे में ओके। ऐसा कोई मार्केट है नहीं कि जहाँ पे दिल्ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुखर्जी नगर दिल्ली में है जहाँ कोचिंग की कोचिंग है, या उधर आप चले जाओ जीटीवी नगर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, या साउथ में आप चले जाओ धौला कुआं साइड बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो आपको, या पंजाबी बाग है दिल्ली में, तो इन सब एरिया में कोचिंग्स काफी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ आप कर लोगे। लेकिन हम्म। बॉम्बे गया तो अचानक मेरा वो हो गया कि कुछ है ही नहीं, कमाने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। समहाउ मैंने कोशिश किया कुछ करके इधर उधर, है ना, पढ़ाया शुरू किया। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था मेरा उस टाइम बॉम्बे का। तो मतलब मेनली मैं डिसाइड किया कि मुझे मास्टर स्टैट्स में करना है, पीएचडी स्टैट्स में करेंगे, और फिर प्रोफेसर स्टैट्स का बनेंगे। तब मैंने डिसाइड करके यही सोच के पैसा सब छोड़ छाड़ के चला गया। फिर मास्टर्स किए, फिर उस समय आइडिया आया कि हाँ अब जैम स्टैट्स पढ़ाते, क्योंकि मार्केट में कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो जब बॉम्बे पहुंचे तो उस टाइम ही हमने जैम एमएस शुरू किया, है ना, ये है। ओके। तो तब दोस्त के साथ, जो आप जानते हैं, तो जैम एमएस हम्म। शुरू किया था हमने। तब वो जैम मैथ्स पढ़ाता था,
तो जैम स्टैट्स का उसको नहीं पता जैम स्टैट होता क्या है, ऐसा है। तो हम क्योंकि मैं स्टैट्स में एडमिशन ले लिया, तो हमने कहा यहाँ पे कोई बिहार का बच्चा पहुंचता नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लास में अकेला बिहार का बच्चा था वहाँ बॉम्बे में। और एक ओके। एक थी नेहा थी, वो भी डीयू से ही पढ़ी थी, मैं भी डीयू से ही पढ़ा था। तो मुझे लगा कि आईआईटी में बच्चे बिहार से पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे सब एसएससी, रेलवे, यूपीएससी में जाते हैं। तो हम मेरा पर्पस ये था कि हम बिहार के बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन में लाए। तो तब हमने शुरू किया जैम की कोचिंग, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी था नहीं, तो ऑनलाइन हमने फिर जैम स्टार्ट शुरू किया। और उसके बाद फिर 1-2 साल का स्ट्रगल रहा, फिर कोविड आ गया। कोविड आ गया, चीज़ें और आसान हो गई, क्योंकि जब हम सोच रहे थे ऑनलाइन बॉम्बे से मैं पढ़ाऊंगा सारे बच्चों को, कोविड ने चीज़ों को और आसान कर दिया। बिल्कुल। तो वो चीज़ें और आसान हो गई, बच्चों को मजबूरी हो गई ऑनलाइन पढ़ना। फिर हमने वहाँ शुरू किया 18-19 में शुरू किया था। फिर 19-20-21-22 फिर मेरा 19 से 21 एमएससी हो गया आईआईटी बॉम्बे से। फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लिया भुवनेश्वर में। कोचिंग तब भी मेरा चलता रहा। फिर 21 के बाद मैं खड़गपुर आ गया। 21 से 24 मेरा खड़गपुर में पीएचडी था। तो तब बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो आप लोग जानते हैं। फिर मैं जाके 23 में मैंने ये मैथस्टैट शुरू किया, और ये भी अच्छा चल रहा है तब से। तो 23 के बाद फिर ये मैथस्टैट चल रहा है। तो अभी मेरा 24 में जॉब हो गया, फिर 25 में ये है। तो अभी तत्काल कोचिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं। मेरा ऐसे अब मन तो उतना नहीं होता पढ़ाने का, क्योंकि मैं आप हायर में जाना चाहता हूँ। मतलब मैं, जैसे आप प्रोफेसर जानते हैं, नीरज मिश्रा है वहाँ पे, देवाशीष हाँ जी। कुंडू हैं, तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब मेरा विजन वो है, बचपन से ही रहा है कि मैं एक बहुत महान, मतलब ग्रेट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, ऐसा कि दुनिया ओह जाने, नाइस। एटलीस्ट इंडिया में लोग जाने। तो मैं कोचिंग टीचर नहीं बनना चाहता था। कोचिंग में चूंकि मजबूरी में आए थे, फिर बीच में अच्छा लगने लगा, चल रहा है। फिर लगा कि नहीं, कोचिंग टीचर तो फुल टाइम नहीं करेंगे। तो अभी चूंकि बच्चे पसंद कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं, तो मैं अपने लेवल पे चला रहा हूँ। अभी मेरा प्लान है आगे 1-2 साल में, या मे बी 6 मंथ में आईआईटी में ज्वाइन कर लूंगा। मतलब कोशिश जारी है, अब जब हो जाए जॉब। तो लाइक इंटरव्यू देता रहता हूँ, मैं आईआईटी में दे रहा हूँ। अगर आईआईटी में ज्वाइन कर लिए किसी आईआईटी में, तो शायद मैं ये छोड़ दूं, मे बी। तो शायद क्या पता तभी मन हो तभी चलता रहे, तो पता नहीं मुझे, हाँ लेकिन अब हाँ। लगता है शायद मैं छोड़ दूं, ऐसा लगता है मुझे। ये है। तो ये मेरी जर्नी है एक्चुअली, है ना? तो वैसा। हम्म। सर एक क्वेश्चन और है कि सर इतना जैसे क्या होता है, मैं क्या सोचता हूँ कि मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि जी। लाइक अगर जैसे अभी मैं मास्टर्स में हूँ, तो प्रॉब्लम ये है ना कि अगर पीएचडी के बारे में सोचे तो 5 साल सोच के ऐसा लगता है कि 5 साल होगा, फिर उसके बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपने इतनी सारी, जैसे आपने 2 बार मास्टर्स करी, उसके बीच में करा, फिर पीएचडी करे, फिर पढ़ाया, फिर करे, तो आप मतलब कैसे अपने आप को रखते हो, मतलब पॉजिटिव कि हाँ हाँ कर लूंगा या फिर करते रहना है, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, इसकी मेन वजह ये है कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं था। मतलब मैं अगर पीएचडी में 10 साल भी लेता, तभी मैं किसी को आंसरेबल नहीं था। मतलब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि कितने दिन में तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं पेरेंट्स से ओके। खर्चा लेना 2010 में ही छोड़ चुका हूँ। तो मैं हम्म। खुद कर रहा हूँ, और इन बदले बदले में पेरेंट्स को मैं 5-10 हजार हर महीने दे भी रहा हूँ, समझिए अब उसके बाद से। तो पेरेंट्स उसी में बिल्कुल। खुश हैं कि उनको लग रहा है चलो 10 हजार महीने का कमा रहा है, खुश है। तो उनको ये नहीं पता कि एमएससी होता क्या है। इवन मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे, उनको नाम तक लिखना नहीं आता। सो वो, उनको कोई है नहीं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, उनको मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। तो बस उनको लगा कुछ तो कर रहा है। तो बस अब मेरा ये था, मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है। तो भाई बनना है। अब जैसे आप कह रहे थे ना, 2015 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म होना था, और अब मैं 2021 में भी मास्टर खत्म कर रहा था। तो ये 6 साल की जर्नी जो 2 साल में पूरी हो सकती थी, मतलब मेरे जो क्लासमेट दोस्त लोग हैं, जो 15 में एमएससी बीएससी खत्म किए, 17 में एमएससी खत्म कर लिए, 17 में पीएचडी ज्वाइन किए, 21 में पीएचडी खत्म कर लिए। और मैं उस 21 में, जो मेरे दोस्त पीएचडी खत्म कर चुके थे, मैं उस 21 में मास्टर ही खत्म कर रहा हूँ। तो मतलब इस 6 ईयर थोड़ा टफ था मेरे लिए, क्योंकि 15 से 21 का, कि ये छह हाँ सर साल में सिर्फ बहुत। मास्टर्स ही कर रहा हूँ बस मैं, 6 साल तक, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना? तो फिर 21 हाँ में जी। जाके, लेकिन वही था कि भाई, अगर मैं पीएचडी, जैसे आप 21 में ज्वाइन करना है, 21 में मेरी एज अराउंड 26-27 थी, 2021 में 26 आई थी। तो अब मैं सोच रहा था पीएचडी करूंगा। पीएचडी आपने कहा 5 साल, ना 5 साल तो कम है। आप कानपुर में हैं, वहां लोग जानते होंगे 6 साल, 7 साल, 8 साल भी लगते हैं लोगों को, ऐसे लोग भी हैं। हाँ तो जी। 5 साल तो ऑफिशियल ड्यूरेशन है। कुछ हैं जो हम्म। 3 साल में भी कर लेते हैं, 4 साल में भी कर लेते हैं। 5 ऑफिशियल है, मोस्टली 5 साल में करते हैं। फिर 6-7 कुछ लोगों का एक्सटेंड हो जाता है, तो 6-7 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फायदा है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ा है ना, 40,000 के आसपास फेलोशिप मिल जाती है। तो एक फाइनेंशियल ये है। हम्म। लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि आप पीक एज में है, 30s, लेट 30s में है ना? मतलब लेट 20s में है या अर्ली 30s में है आप पीएचडी के हम्म। दौरान, तो थोड़ा प्रेशर होता है मैरिज का, फैमिली सपोर्ट का, ये प्रेशर तो रहता है। लेकिन ये रिस्क मुझे इसलिए लेना था क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मतलब समझिए, जो एग्जैक्ट। घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो वही एक बड़ी चीज है मेरे लिए। और साथ में बिल्कुल। फाइनेंशियली मैंने कभी स्ट्रगल, मतलब फाइनेंशियली मेरा फ्लो हमेशा बना हुआ ही था। कोचिंग बैकअप हम्म। था मेरे पास। अगर वो कुछ सर नहीं कर बेस्ट पाता था। तो कोचिंग तो था मेरे पास बैकअप में। और अगर मैं वापस दिल्ली बिल्कुल। चले जाता, तब भी 1 लाख रुपए कमा लेता महीने का।
जहाँ से आए थे। तो ये सब मेरे पास नाइस। था, लेकिन मुझे बनना एक, मैंने कहा ना मेरा ड्रीम बचपन से, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा रिसर्चर बनना चाहता हूँ। तो अभी कोचिंग की वजह से मैंने कहा आपको कि 6 से 12 मैं यहाँ डेली खड़ा होता हूँ, मतलब 9 से 5 मैं कॉलेज में होता हूँ और 6 से 12 यहाँ होता हूँ डेली। तो अभी पिछले 2 साल से ये शेड्यूल है मेरा। पीएचडी में था तब भी यही शेड्यूल था, मैं 9 से 5 लैब में बैठता था, 6 से 12 तब भी पढ़ाता था। तो मतलब 2023 से जब से मैंने अपना शुरू किया है, तो 6 से 12 मैं डेली रात को कोचिंग पढ़ाता हूँ मैथ्स स्टैट्स में। तो 6 आवर्स ओके। कोचिंग को दे रखा हूँ। अगर ये से 6 आवर्स में बचा लेता हूँ, तो मैं रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल अभी भी सही। कर रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि ये भी चलाना है, इसमें अभी जैसे मैंने सिस्टर की भी शादी की है, तो वो सब भी खर्चा था थोड़ा-सा। तो कोचिंग अलग अपना शुरू करने का एक पर्पस ये भी था मेरा, क्योंकि मुझे सिस्टर मेरे पीछे, मेरे से 4 साल छोटी सिस्टर 3-4 साल थी, तो उसका शादी करना, आपको बताया पेरेंट्स कैपेबल है नहीं। और मेरी सिस्टर मेडिकल फील्ड में आ गई थी, तो वो एमबीबीएस कर रही थी, तो उसके खर्चे भी हैं। फिर उसको था कि अब डॉक्टर से ही शादी करना है, तो फिर डॉक्टर ढूंढना था। तो अभी फाइनली दोनों डॉक्टर हैं, सिस्टर भी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ तक जो मेरा स्ट्रगल है वो काफ़ी फैमिली को सपोर्ट किया है। तो मेरी फैमिली जो नाइस। एक, पेरेंट्स जो नाम लिखना भी नहीं जानते हैं, मैं पीएचडी कर लिया, बहन डॉक्टर बन गई, मेरे है ना जो उनके हस्बैंड है वो डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई अभी बीएचयू में ही है, वो मास्टर्स कर रहा है बीएचयू से, ऐसा है। ओके। तो सर काफी काफी ज्यादा है ना, मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी, तो ये बहुत मतलब बहुत जर्नी अच्छा। जो बहुत स्ट्रगल वाला रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत थी, लेकिन फिर यही था, खोने का कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और अभी भी ऐसा ही है, जैसे आप लोग कहते हैं कॉलेज के साथ कोचिंग पढ़ा रहा है, मैंने कहा क्या ही हो जाएगा, मतलब मान लो अगर मैं जॉब छोड़ भी दिया तब भी कोचिंग से मैं आराम से साल का 40-50 लाख कमा लेता हूँ मैं। ये चीजें हैं, तो बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा चीज है मेरे लिए। और चूंकि मेरा ड्रीम ये नहीं है, मेरा कभी ड्रीम नहीं रहा है कि मैं बहुत बड़ा कोचिंग टीचर बनूं, कभी ड्रीम नहीं रहा मेरा। तो बस ये पार्ट टाइम चूंकि बच्चे कर रहे हैं इसलिए, तो मेरे पास खोने का अभी भी कुछ नहीं है। अगर मैं कोचिंग छोड़ दूंगा तो मेरे पास एकेडमिक करियर है, एकेडमिक करियर छोड़ दूंगा तो कोचिंग है, तो खोने का भी मेरे पास बिल्कुल। कुछ नहीं है एक्चुअली, दोनों हाथ में तो वो है। सर, हाँ जी, तो सर एक मेरा और क्वेश्चन रहा है कि जैसे मतलब कोचिंग्स वगैरह तो अवेलेबल हैं अभी, तो मैं आपसे आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर बिना कोचिंग के आईआईटी जैम या गेट करना चाहता है, तो आप क्या कुछ टॉप बुक्स प्रेफर करोगे और बाकी कंटेंट क्या प्रेफर करोगे जिससे वो अपने से सेल्फ स्टडी कर सके? देखिए, जैसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, जनरली मैं बताता हूँ, मैं ऐसा क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जो किताब में लिखी है। और अगर हम्म। बच्चा जो क्लास का अच्छा बच्चा है, तो वो खुद से भी कर लेता है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप मार्केट में इतना रिजल्ट देखते होंगे, ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो लास्ट में मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मनोप्रिया थी, रैंक 2 आया था 2024 में, हम्म। है ना? तो वो क्या है, मेरे यहाँ हम्म। मॉक टेस्ट बस ज्वाइन की थी, वो मेरे से पढ़ी नहीं थी। ओके। हाँ, ओके। सो शी जस्ट जॉइंड मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में डाउट होता तो वो मैं बताता था उसको। वो मेरे से पूरा कोर्स नहीं पढ़ी है। शी वाज़ ऑलरेडी वेरी हाँ। मच कैपेबल स्टूडेंट, ये चीज़ें हैं। तो वैसा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो क्लास के अच्छे बच्चे हैं, तो जैसे इस बार सोहम है, सोहम तो लास्ट 2 ईयर से मेरे यहाँ था, फिर वैसा है। लेकिन ये है कि है ना, तो मतलब कहना है जो आप कह रहे थे, कोचिंग की ज़रूरत सबको नहीं है ना, मेनली उन बच्चों को जिनको लगता है थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो उनको हेल्प हम्म। होता है, ये है। लेकिन बिना कोचिंग के भी बिल्कुल डूएबल है, ऐसा कुछ खास नहीं। जब हम लोग नहीं थे, क्या लोग जैम क्वालीफाई नहीं करते थे? तब भी करते थे ना। आज मार्केट में 3-4 कोचिंग है, लेकिन हाँ जी। जब हम नहीं भी थे तब भी लोग क्वालीफाई करते थे। मैंने कौन-सा कोचिंग हम्म। किया, मैं तो ऐसे ही क्वालीफाई कर लिया था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी चीज़ हमारे जैसे और भी लोग हैं जो खुद ही क्वालीफाई कर लेते हैं। तो जिन बच्चों के अच्छे कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो उतना इनफ है उनके कंटेंट के लिए। बस उनको एंड में ज़रूरत क्या है, थोड़े प्रॉब्लम सीट कहीं से आजकल ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं। मेरे ही प्रॉब्लम सीट मार्केट में फ्री में मिल रहे हैं लोगों को, है ना? बिल्कुल तो सर, ऐसा कुछ बिल्कुल। है नहीं कि पे करना ही है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपके कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपने अच्छा पढ़ा है, तो बस मार्केट में फ्री कंटेंट मिल रहे हैं, आप वो फ्री कंटेंट लो, सॉल्व करो, मॉक टेस्ट मिल रहा है, सॉल्व करो। या बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो टॉप रैंकर्स आप देखते हैं 100 में से, वो लोग हैं जो बस मॉक टेस्ट सॉल्व किए और कर लेते हैं एंड में, ऐसे भी बच्चे हैं। और तो कोचिंग हम्म। के बिना जिनको करना है, जैसे बुक की बात कर रहे थे आप, तो एक तो अपना हम्म। स्टैटिस्टिक्स में बाइबल है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गुप्ता एंड कपूर का, है ना? तो उसमें हाँ। ऑलमोस्ट सारे कंटेंट है। मेरा फेवरेट बुक है वीके रोहैदियन सलाह, उसमें ऑलमोस्ट हम्म। सारे कंटेंट है ना? रोहैदियन सलाह की बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। फिर कैसेला बर्गर की बुक है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ये अच्छी बुक हम्म। है ना? हॉग एंड क्रेग की बुक आती है। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। बिल्कुल। मैथमेटिक्स के लिए, रियलिसिस के लिए इसके मापा हो गया, या बार्टल की बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू रियलिसिस। लीनियर अलजेब्रा के लिए एआर वशिष्ठ की बुक है, या प्रॉब्लम वो सॉम सीरीज वाली आती है, उनका प्रॉब्लम बुक है, वो है। हम्म। और भी लीनियर अलजेब्रा डन राइट हो गया, हॉफमैन कूंज की बुक है, और कई सारी और भी हैं, फ्रेजवर्क की बुक है।
तो ये सब बुक है जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये बुक एक्चुअली एग्जाम के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल इन द सेंस नहीं है, वो कंटेंट के लिए आपके हेल्पफुल है। एग्जाम के लिए आपको कोचिंग मटेरियल करना सफिशिएंट मतलब हेल्पफुल रहता है, क्योंकि दिस बुक्स आर नॉट रिटन फॉर एंट्रेंस एग्जाम, वो आपके बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एंट्रेंस में बूस्ट आपको मिलेगा जब आप कुछ प्रॉब्लम सीट सॉल्व करिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम का कर लीजिए, जैम, गेट, नेट, आईएसआई, आईएसएस, इन एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पता चल जाएगा आपने कितना सीखा है। देन यू कैन टेक, आजकल तो एआई आ गया है, तो एआई और काम आसान कर दिया। पहले हम लोगों से लोग डाउट पूछते थे, अब एआई से पूछ लो, एआई कंटेंट भी बता देगा, डाउट भी बता देगा, सॉल्यूशन भी दे देगा। तो ये सब है, तो कोचिंग की बहुत ज्यादा नीड है नहीं, है ना। और मैं ऐसे, क्योंकि मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग जैसे एक है ना, कोचिंग एक मैं क्यों नहीं रहना चाहता, कोचिंग मेरा पर्पस था बच्चों को हेल्प करना। तो मैं क्यों चाहता हूँ मुझे बड़ा कोचिंग टीचर नहीं बनना है, क्योंकि एक्चुअली मेरा पर्पस है हेल्प करना, हेल्प और भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी चीजें, एआई है, इतना हेल्पफुल चीजें आ गई हैं, तो जो हेल्प मैं बच्चों को प्रोवाइड करना चाह रहा था वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया तब कोई नहीं था, तो मुझे बस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था। अब लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, तो आई एम हैप्पी दैट दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, जैसे आप भी कर रहे हैं ना। पहले जो आप जैसे पॉडकास्ट हम लोग भी बच्चों से करते थे, और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अब आप लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें ऑलरेडी मार्केट में हो रही हैं जो मैं करना चाहता था। तो अब मुझे लगता है मेरी इसमें उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, मैं अगर नहीं भी हूँ तब भी बच्चों का हेल्प होता रहेगा। ये चीजें बिल्कुल। हैं, तो इसलिए मुझे वो करना है जो मेरा ड्रीम था, है ना, जो नाइस। लोग नहीं कर सकता है, नाइस। तो वो ऐसा चीजें हैं। तो बाकी तो किताबें तो हो गई ना, और कुछ बचा है यही कैलकुलस नहीं के नहीं लिए सर। शांति नारायण हो गया, या हाँ। स्ट्रॉस वाली बुक है, एंटन बीवंस की बुक है, या वो कौन ग्रेवाल, बीएस ग्रेवाल है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये है थॉमस की, थॉमस एंड फिन्नी है ना, ये सब किताबें हैं। बुक्स तो सर बहुत है, मैं बहुत। बस ऐसे ही पूछ लिया कि बच्चे पूछते हैं क्योंकि हाँ। कमेंट्स वगैरह करके तो कि जी क्या जी। बुक्स वगैरह कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए, और सर अगर मुझे लगता है हम लोगों ने काफी काफी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग वीडियो है, अगर ये अगर कोई लास्ट तक देखता है उसको हाँ पक्का कुछ ना कुछ मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से, लास्ट तक अगर कोई आ जाता है। और सर अगर लास्ट में आप कुछ कुछ कहना चाहो किसी स्टूडेंट को जो प्रिपेयर कर रहा है एस्पिरेंट्स को, तो कह सकते हो, और इसके बाद हम लोग एंड करते हैं। हाँ, देखिए जैसे एक तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं हम्म। सबको, सबका रैंक टॉप 10 में तो नहीं आ पाएगा ना, ये नहीं। चीजें हैं। बिल्कुल तो सर। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, हर एग्जाम में है। तो बहुत सारे हम्म। बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस बार सेकंड रैंक सिमरन का है, पिछले बार हमारे यहाँ थी, उसका 100 प्लस रैंक आया, है ना। इस बार वो है ना कहीं और से किया, फिर उसका सेकंड रैंक आया। सेम मनोप्रिया का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो पहले कहीं और की थी, फिर उसका नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ ज्वाइन की, फिर उसका सेकंड रैंक आ गया। तो ये इस हम्म। तरह से है ना। तो जो रिपीटर बच्चे जी। होते हैं उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वालिफाई कर ले, क्योंकि पहले साल में उसको एग्जाम समझ आ गया है, पैटर्न समझ आ गया है, क्वेश्चन समझ आ गया, नेक्स्ट ईयर वो अपनी कमियों पे काम करके या ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके वो अच्छा कर सकता है। ये हम्म। चीजें हैं। बाकी रह गया कहने का, तो फेलियर जैसे बच्चे फेस करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आजकल ये इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन पे देखते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया, वो हो गया, ये ऐसी लाइफ जी रहा, वो ऐसी लाइफ जी रहा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। वैसा है, तो ये कंपैरिजन की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना है, क्योंकि जनरली सोशल साइट्स पे लोगों के सिर्फ टॉप मोमेंट्स दिखते हैं ना, उनके बॉटम मोमेंट नहीं एग्जैक्टली। कोई नहीं दिखाता, है ना, टॉप कोई मोमेंट नहीं ही सर। दिखाता है लोग अपना। तो उनसे आपको कंपेयर करने की नीड नहीं है, हर आदमी स्ट्रगल करता है लाइफ में, मैंने भी किया और हर कोई करता है, मैं जैसे बता भी रहा हूँ आपको ओपनली कैसे मैंने स्ट्रगल किया। तो ऐसे अगर आप कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन से बात करेंगे तो वो भी बताएगा, क्योंकि एवरीवन फेस स्ट्रगल एक्चुअली, तब जाके वो हम्म। सक्सेसफुल हो पाता है। एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी फेलियर लोग भूल जाते हैं, उसको लगता है हाँ इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में, है ना। बिल्कुल सर। ये चीजें हैं। जैसे मैं ही अभी अभी अराउंड अराउंड 12-14 घंटे डेली काम करता हूँ, कोचिंग और कॉलेज मिला के। तो वैसा है, तो ये आदत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वैसा है, बाकी ये है कि फेलियर पार्ट ऑफ द जर्नी है, आप कंसिस्टेंट रहो। अब चाहो तो है ना जैम और इसके लिए यू कैन गिव अ चांस, 1 साल ड्रॉप ले सकते हो। बच्चे कई बार पूछते हैं क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है, मैंने कहा हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी करियर 1 साल ड्रॉप लेने से बहुत अच्छी हो जाएगी तो वाई नॉट। मैंने 4-4 5-5 साल ड्रॉप लिए, जैसे मैंने कहा कि सर छह आपने साल तो, है ना। आपने सर बहुत हाँ, तो 4-4 साल बहुत ड्रॉप लिया सर। मैंने, तो वैसा है, तो उसमें कोई, अब लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, मैंने बताया पूरा फैमिली का मेरा वो चेंज हो गया है ना, कि कहाँ से कहाँ फैमिली पहुंच गई सिर्फ मेरे बिल्कुल सर। ड्रॉप लेने से और स्ट्रगल करने से। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, और इंडिया में क्या है, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, तो बहुत लोग मेरे स्टोरी से रिलेट करेंगे। उनको फाइनेंशियली जब यूजी में होते हैं सोचते हैं कुछ कमा लेते हैं, घर वालों पे कम प्रेशर पड़ता, ऐसा सबके हाँ साथ जी। रहता है। पीजी में कुछ हाँ जी। कमा लेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा, तो मैं भी उन बच्चों में ही से था कि घर वालों को प्रेशर नहीं देना, अपने से कुछ करते हैं, और ऐसे किया तो किया जा सकता है। बस जरूरी है कि कंसिस्टेंटली एक गोल के साथ टाई होके आप लगातार कोशिश करते रहें। फेलियर पार्ट ऑफ जर्नी है, और थोड़ा देर से ही लेकिन हो जाता है, ये है।
बिल्कुल। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। हम्म, मुझे लगता है काफी मोटिवेशनल वीडियो हो गई है। और मुझे मैं खुद चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके पास तक पहुंचे हम्म, और लोग देखें, एक बार एटलीस्ट जरूर देखें, क्योंकि सर आपकी जर्नी बहुत ही, मैं खुद ही उसी उसी लूप होल में फंसा हुआ हूँ, जो आपसे मुझे लग रहा है काफी आंसर मिल चुका है मुझे आपकी बातों हाँ। से। तो मैं जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा, और अगर इम्प्लीमेंट सही से कर लिया, आपसे जरूर एक बार फिर से बात करूंगा मैं। सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मिलते हैं फिर। थैंक यू। चलिए सही टाइम पे खत्म हुआ, 10 से 12 मेरी क्लास है अभी तो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, अच्छा लगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, बच्चों को हेल्प कीजिए, है ना, सो दैट स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी में आप कम से कम अवेयरनेस ला रहे हैं, तो अच्छा है, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर। ओके।